जम्बूद्वीप और उसके पर्वत का वर्णन। कौशिकी जी ने पूछा, ब्रह्मण्ड द्वीप समुद्र, पर्वत और वर्ष कितने हैं तथा उसमें से कौन कौन सी नदियां हैं, महाभूत और लोक का ही प्रमाण क्या है, चंद्रमा और सूर्य का व्यास, परिणाम और गति कितनी है, महामुनि ये सब ही बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले कि ब्रह्मण समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। महाभाग जम्बूद्वीप से ही लेकर पुष्कर द्वीप तक के जितने 200 द्वीपों को मैंने चर्चा की है, उस सबका विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप में ही दूसरा द्वीप दुगना बड़ा है। इसी क्रम से ही जम्बूद्वीप और पलक्ष, सालमल, कुश, कौच, साप और पुष्करद्वीप स्थित है। ये क्रमशः ही लवण, इक्षु, सूरा, धूती, दही, दूध और जल से ही समुद्र से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक ही अपेक्षा दूसरे दुगने बड़े हैं। अब मैं जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूँ। उसकी लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है। इसमें हिमबांग, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगी ये 7 वर्ष पर्वत है। इसमें मेरु तो सबसे बीच में है और इसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत है, वे 1,00,000 योजन फैले हुए हैं। निषद के दक्षिण में तथा नील के उसे उत्तर में जो 2 पर्वत हैं, उसका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन कम है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90 हजार योजन तक तथा हिमबान और श्रृंगी 80 हजार योजन फैले हुए हैं। वे सभी ही 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक है प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीचे और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बूद्वीप के ही 3 खंड दक्षिण में है और 3 खंड उत्तर में। इसके मध्य भाग में ही इलावत वर्ष है, जो कि आधे चंद्रमा के के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भरद्वाज और पश्चिम में ही केतुमाल वर्ष है। इलावृत वर्ष के ही मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन नीचे तक की पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16,000 योजन की है। वह शराब की आकृतियां होने के कारण चीटी की चोटी की ही ओर 32,000 योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का ही रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला, उत्तर की ओर लाल है। यह रंग क्रमशः ब्रह्मा, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय का ही है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में ही इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। इसके बीच में ही ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप 14,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे विषकंभ रूप से 4 पर्वत हैं, जो कि 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है। उसके नाम इस प्रकार हैं: मंदर, गंधमादक, विपुल और सुपाच्य। इस चारों पर्वत के ऊपर ही 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो कि ध्वजा की भांति उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मद्राचल पर कदम्ब, गंधमादक पर्वत पर जम्बू, विपुल पर ही पीपल तथा सुपाच्य के ऊपर ही बरगद का महान वृक्ष है। इस पर्वतों का विस्तार 11,100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में ही जठर और देवकूट पर्वत है, जो कि नील और निषद पर्वत तक ही फैले हुए हैं। निषद और परियात्र ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित है। पूर्व वाले पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमबान और कैलाश पर्वत मेरु के ही दक्षिण भाग में स्थित है। ये पूर्व से ही पश्चिम की ओर फैले हुए समुद्र के भीतर तक ही चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगबान और जरूधी नामक पर्वत है। यही दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। दुश्रेष्ठ ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं।
हिमबान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9,000 का योजन है। ये इलावृत वर्ष के ही मध्य भाग में ही मेरू की चोटी चारों दिशाओं में स्थित है। गंधमादक पर्वत पर ही जो जामुन के फल गिरते हैं वे ही हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उसमें से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जहाँ से जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होती है। वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरू पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहां से ही निवासी उसी का ही जल पीते हैं। भद्रा वर्ष में भगवान विष्णु है ग्रीव रूप से, भारतवर्ष में कच्छ रूप से केतु माल वर्ष में ही वराह रूप से तथा उत्तर कुरु में ही मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विज श्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और सरोवर है उसके नाम सुनो। मेरू से ही पूर्व की पर्वत पर ही चैत्र रथ नामक वन है, दक्षिण शैल पर ही नंदन वन है, पश्चिम के पर्वत पर भ्राज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर ही सवित्र नामक वन है। पूर्व में अरुगोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में सतोद और उत्तर में महाभद्रा नामक सरोवर है। सितार्थ, चक्रभुज, तुलीर, सुकबान, अमनी शैल और वृषबान, महानील, भवाचल, सुबिंदु, मंदर, बेनु, तामस, निषद और उदय शैल, ये महान पर्वत मंदराचल के पूर्व दिशा में स्थित है। त्रिकुट, शिखराद्रि, कलिंग, पतंग, रुचक, सानुमान, ताम्रक, विशाखावान, श्वेतीधर, समूड, वसुधार, रत्नवान, एक श्रृंग, महाशैल, राजशैल, पीपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमाचल, ये मेरू के दक्षिण भाग में ही स्थित है। सूरत, शिशिरास, बैदुर, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सूरस, कपिल, मधु, अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पंडुर, सहस्त्र शिखर, परियात्र और श्रृंगबान, ये मेरू के पश्चिम विषकंभ विपुल गिरी के पश्चिम में स्थित है। शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सानुमान, नील, स्वर्ण श्रृंग, सात श्रृंग, पुष्पक, मेघ, जाक्ष, बराहद्री, मयूर तथा जरुधि, ये सभी पर्वत मेरू के उत्तर भाग में स्थित है। इस पर्वतों की कन्याएं बड़ी ही मनोहर है। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। जहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है, दूसरे ये स्थान उस पृथ्वी के स्वर्ग है। इसमें स्वर्ग से भी अधिक गुण है। यहाँ नूतन पाप, पुण्य और उपार्जन नहीं होता है। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इस पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर एवं विशाल वास स्थान है। वे परम पवित्र और देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित हैं, क्योंकि वहाँ सरोवर भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इस पर्वतों पर ही मनुष्यों में कभी वैमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पुत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। भद्रास्त्र और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र है। मेरू के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष के मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्य लोक, नरक, तीर्थ योनि अथवा कोई गति जो चाहे प्राप्त कर सकता है।